तो जो वेक्टर है एडिस एजिप्टाई था, ठीक है, स्पेलिंग ये रही आपकी। वेक्टर फीमेल मॉस्किटो, ठीक है, केवल फीमेल मॉस्किटो ही है जो कि आपको बाइट करता है, जानते हैं ना कि मेल मॉस्किटो कभी नहीं काटता, केवल फीमेल मॉस्किटो ही काटता है। ओके बेटा, इन्फेक्शियस डिसीज एंड वायरल डिसीज। देखो बेटा, जो इन्फेक्शियस, इस टॉपिक के बाद मैं आपको डिस्कस कर लूंगी, जिसका भी ये क्वेश्चन है, ये टॉपिक पढ़ा लो। ज्वाइनिंग चल रहा है, क्यों नहीं हुई ज्वाइन पता नहीं। हाँ भाई, तो फीमेल मॉस्किटो क्या है आपका, एडिस एजिप्टाई, ये अगर बाइट कर ले, अब एडिस एजिप्टाई ही क्या करती है, केवल बाइट करती, ओ सॉरी, फीमेल मॉस्किटो ही है केवल आपका खून चूसती है। क्यों? क्योंकि फीमेल मॉस्किटो को एग ले करने के लिए एक स्पेसिफिक प्रोटीन की जरूरत होती है, और इस प्रोटीन को वो ऑब्टेन करती है ह्यूमन ब्लड से, समझते हैं ना। तो इसीलिए जितनी भी आपको मॉस्किटो कोई काटता हुआ बाइट करता हुआ दिख रहा है, तो वो मॉस्किटो कौन सी होगी, जेंडर आपको पता चल गया है कि वो मॉस्किटो कौन सी होगी, आपकी फीमेल मॉस्किटो होगी। हमेशा फीमेल मॉस्किटो ही क्या करती है, बाइट करती है, ठीक है। चलिए, अब दूसरी बात है, कोई भी हो, चाहे वो आपका एनोफिलीज हो या कोई भी मच्छर हो, सिंपल सा मच्छर भी आपको बाइट कर रहा है ना, इसका मतलब वो फीमेल होगी। फिर मेल क्या खाता है भाई, मेल जो प्लांट के सैप होते हैं ना, प्लांट के सैप को आपका इनटेक करता है, कौन, मेल मॉस्किटो। तो फीमेल मॉस्किटो है एडिस एजिप्टाई, ये वेक्टर है किसका, डेंगू का। अब डेंगू की सिम्टम्स की बात करें, ठीक है, डेंगू के क्या सिम्टम्स हैं, डेंगू के सिम्टम्स है, फर्स्ट है हाई फीवर, हाई फीवर, ठीक है, इसमें एक भयानक सा बुखार चढ़ता है। दूसरा है इसमें, इसका दूसरा जो सिम्टम्स है, हाई फीवर, हाई फीवर के अलावा रेस, ठीक है, जो आप बॉडी है, ठीक है, स्किन पर रैसेस पड़ जाते हैं, रैसेस समझते हैं ना, रेड रेड से कलर के पूरे रैसेस रैसेस से पड़ जाते हैं किस पर, बॉडी पर। थर्ड है मसल्स पेन, मसल्स पेन, ठीक है, पैरों में हाथ में जो भी मसल्स हैं, ठीक है, इनमें काफी ज्यादा क्या होता है, दर्द होता है, ठीक है। इसके अलावा है आपका फोर्थ, जॉइंट पेन, जॉइंट पेन, ठीक है, जॉइंट पेन भी होता है, जॉइंट पेन का मतलब है ये जो जॉइंट्स है ना, इन जॉइंट में बहुत भयानक दर्द होता है। और डेंगू के और क्या सिम्टम्स हैं, ठीक है, डेंगू में जो प्लेटलेट्स काउंट है, प्लेटलेट्स काउंट डिक्रीजेस, जो प्लेटलेट्स काउंट है वो क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। आप जानते हैं प्लेटलेट्स क्या होते हैं, प्लेटलेट्स हमारे ब्लड का एक कंपोनेंट है। आपको पता है हमारा जो ब्लड है, ब्लड तीन चीजों दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक तो होता है प्लाज्मा, और दूसरा क्या होता है, फॉर्म्ड एलिमेंट, फॉर्म्ड एलिमेंट, यही होता है। अब फॉर्म्ड एलिमेंट में तीन होते हैं, एक होता है, लास्ट ईयर मैंने पढ़ाया था 11th में, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और तीसरा होता है क्या आपका, प्लेटलेट्स, ठीक है, याद आ गया होगा, ठीक है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स, ठीक है। तो ये जो प्लेटलेट्स हैं, ये प्लेटलेट्स का वर्क होता है किसमें, किसमें काम करते हैं, ब्लड के क्लॉटिंग में, ब्लड क्लॉटिंग इनका फंक्शन है। और ये नॉर्मली, नॉर्मली जो प्लेटलेट्स काउंट है वो कितना होता है, नॉर्मल, ठीक है, नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है 1.5 लाख से लेकर आपका 4.50 लाख तक। तो 1.5 लाख से लेके 4.5 लाख तक नॉर्मल प्लेटलेट्स काउंट होता है किसी नॉर्मल पर्सन के अंदर। लेकिन जिसको भी डेंगू होता है ना, तो उसके अंदर यही प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, मीन्स 60,000 20,000 इतने बचते हैं, ठीक है। जब इतने कम बचते हैं तो बॉडी के अंदर इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। आप कहोगे कि ब्लड क्लॉटिंग की जरूरत ही नहीं, हम उसे कहीं चोट ही नहीं लगने देंगे, हम इंजेक्शन भी नहीं लगाएंगे, ऐसा नहीं है। इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है कि ब्लड प्रेशर जब आपकी जो आर्टरीज वगैरह हैं, कैपिलरीज पर पड़ता है ना, तो कैपिलरीज क्या होती हैं, रैप्चर हो जाती हैं, और वो अपने आप सही भी हो जाती है, हमें पता भी नहीं चलता। वो किस कारण से, इन प्लेटलेट्स के कारण। लेकिन प्लेटलेट्स का काउंटिंग जब हमारी बॉडी में, हमारे ब्लड में कम हो जाएगी, जो लाख में होनी चाहिए वो हजारों में पहुंच जाएगी, तो अंदर जो हमारी कैपिलरीज रैप्चर हुई हैं, ठीक है, ब्लड प्रेशर के बढ़ने से,
या किसी और कारण से जो कैपिलरीज रैप्चर हुई हैं वो क्या नहीं हो पाती हैं, सही नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण इंटरनल ब्लीडिंग होने लगती है। इंटरनल ब्लीडिंग से जो ब्लड है ब्रेन में, ब्रेन कैविटी में इकट्ठा हो जाता है, स्टमक में इकट्ठा हो जाता है, इसके कारण पर्सन को वॉमिटिंग वगैरह भी आ जाती है ब्लड की, और एक किसी ऑर्गन में कलेक्ट हो जाने के कारण ब्लड तब पर्सन की डेथ होती है। समझ गए ना? तो डेंगू एक लीथल है। कब लीथल है? जबकि प्लेटलेट्स काउंट का क्या हो जाए, कम हो जाए। ये इसी टाइम पर लीथल है। ठीक है, लीथल का मतलब मृत्यु सम है, जिसमें पर्सन की डेथ हो सकती है केवल इसी रीजन से। वरना फीवर में कुछ नहीं होना है, रैसेस, मसल्स पेन, ज्वाइंट पेन कुछ नहीं होगा, पर्सन बच जाएगा। लेकिन अगर उसके प्लेटलेट्स काउंट बहुत ज्यादा डाउन हो गए तो इंटरनल ब्लीडिंग हो जाएगी। क्या हो जाएगी? रीजन क्या होगा इसका? लीथल क्यों है? ड्यू टू इंटरनल ब्लीडिंग। आज जिन्होंने क्लास अटेंड नहीं की है उनके लिए घाटा ही घाटा है। ठीक है, मेरा कुछ नहीं जाता इसमें, तेरा घाटा वाली काम है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई। ये सिम्टम्स थे और इस समय पर ये कैसी होती है, लीथल होती है। अब बात करते हैं ये इससे प्रिवेंशन एंड क्यूर। प्रिवेंशन, ठीक है, प्रिवेंशन एंड क्यूर क्या है आपका? मॉस्किटो से बच के रहना है। ठीक है, इसके अलावा मॉस्किटो से तो बच के रहना है। एक बात और बताते हैं आपको, डेंगू की कोई स्पेसिफिक वैक्सीन या मेडिसिन नहीं है। तो आप लिख सकते हैं नो स्पेसिफिक वैक्सीन और मेडिसिन is available for treatment of dengue, for treatment of dengue। ठीक है, डेंगू के ट्रीटमेंट के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है। केवल और केवल टेम्परेचर को कंट्रोल करने के लिए क्या दिया जाता है? ओनली पैरासीटामोल इज यूज्ड टू कंट्रोल हाई फीवर। ठीक है, हाई फीवर को कंट्रोल करने के लिए केवल पैरासीटामोल दिया जाता है। बात समझ रहे हैं ना? पैरासीटामोल केवल कब दिया जाता है? हाई फीवर को कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, इसमें एक और है, इसका सिम्टम्स एक और लिखिएगा, मैं भूल रही हूँ इसका। तो इसका जो एक और सिम्टम्स है वो है पेन बिहाइंड आईज। ठीक है, आंखों के पीछे, यहाँ पर जो टेंशन पॉइंट होता है ना, यहाँ पर बहुत तेज दर्द होता है अगर किसी पर्सन को क्या हुआ है, डेंगू फीवर हुआ है। ठीक है, तो ये डेंगू फीवर की कोई भी वैक्सीन मेडिसिन नहीं है, केवल टेम्परेचर को, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, हाई टेम्परेचर को कम करने के लिए पैरासीटामोल दिया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अब मुझे रफ करना पड़ेगा, रफ नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ पर लिख देती हूँ। ठीक है, तो इसका और क्या है? प्लेंटी ऑफ फ्लूइड इज यूज्ड। इसमें डॉक्टर आपको, अगर किसी को या फैमिली में किसी को डेंगू हुआ हो, खैर मुझे हो चुका है, ठीक है, डेंगू नहीं हुआ था, चिकनगुनिया हुआ था, तो सेम सिम्टम्स उसके भी होते हैं। तो यहाँ पर बेटा क्या है, डॉक्टर फ्लूइड्स जो लिक्विड है ना वो खाने के लिए कहता है, जैसे कि जो आपका मिल्क है, गॉट मिल्क है और वगैरह वगैरह, नारियल पानी है, ठीक है, या सिंपल पानी है, जितना पी सको उतना पानी पियो, उससे इजीली क्या हो जाता है, ये सही हो जाता है। ठीक है, और फिर बचना है आपको तो क्या कर सकते हैं? फॉर अवॉइड फीवर या फिर डिसीज, फॉर अवॉइड दिस डिसीज अवे फ्रॉम मॉस्किटो। ठीक है, अगर आपको इस डिसीज से बचना है तो क्या करना है? मॉस्किटो से दूर रहना है। सो यूज्ड मॉस्किटो नेट्स, दूसरा आपका मॉस्किटो रिपेलेंट एक्सेट्रा। ठीक है, मॉस्किटो नेट यूज करने चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करने चाहिए, ये सब। ठीक है, इसमें एक और टॉपिक जो आपका बचा है वो मैं यहाँ पर लिखती हूँ। ठीक है, बायोलॉजिकल
बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे, ये आपका प्रिवेंशन एंड क्योर में ही है। प्रिवेंशन एंड क्योर में बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट ऑफ मॉस्किटो, मॉस्किटो का बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, और ये जो पॉइंट है ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं मॉस्किटो का, जहां पर भी मॉस्किटो बैट्स है, मींस जहां पर भी मॉस्किटो पनप रहे हैं, पैदा हो रहे हैं, बॉर्न हो रहे हैं, उस जगह पर एक छोटी सी फिश आती है जिसका नाम है गैम्बूजिया फिश। अगर गैम्बूजिया फिश को उस पानी में डाल दिया जाए जहां पर मच्छर जो है मॉस्किटो है वो नेस्टिंग कर रहे हैं, एग ले कर रहे हैं, तो ये गैम्बूजिया फिश लार्वी ऑफ मॉस्किटो को खा जाती है। ठीक है, ये ईट अप कर लेती है मॉस्किटो के लार्वी को। तो यहाँ पर आपको कोई भी केमिकल यूज नहीं करना है, आपने मछली डाल देनी है, गैम्बूजिया फिश डाल देनी है पानी में, जिससे कि मच्छर पैदा नहीं होंगे और आपको डेंगू फीवर नहीं होगा। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल में क्या लिखेंगे, टू यूज गैम्बूजिया फिश, गैम्बूजिया नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, गैम्बूजिया फिश टू किल लार्वी ऑफ मॉस्किटो। मॉस्किटो की लार्वी को किल करने के लिए गैम्बूजिया फिश को उस वाटर में डाल देना चाहिए। ठीक है, तो ये आपका जो वायरल डिसीज में डेंगू है ये कंप्लीट हो गया। बात समझ गए? तो आपको इसमें 3-4 पॉइंट याद रखने हैं स्पेशली। एक तो ये प्लेटलेट्स काउंट वाला, ठीक है, दूसरा आपको प्रिवेंशन में बायोलॉजिकल कंट्रोल, और इसका कॉजल ऑर्गेनिज्म और वेक्टर। ठीक है, वेक्टर तो इंपॉर्टेंट मैं पहले ही बता चुकी हूँ। तो कॉजल ऑर्गेनिज्म फ्लेवीवायरस, वेक्टर एडिस एजिप्टाई, और जो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट है ये गैम्बूजिया फिश से किया जाता है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आई थिंक आप समझ गए इसे। ठीक, चिकनगुनिया बेटा आप कल करेंगे क्योंकि आप लोग थक गए होंगे, एक आधे को तो नींद आ रही होगी बहुत तेज। हो गया ना स्क्रीनशॉट? मुझे रफ ना करना पड़े इसलिए मैंने उधर ही बॉक्स वॉक्स बना डाले हैं। हाँ भाई, तो आज तो आपसे क्वेश्चन भी पूछने हैं और एक आंसर भी मुझे देना है। किसी का क्वेश्चन आया है, इन्फेक्शियस डिसीज एंड वायरल डिसीज में डिफरेंस क्या होता है। देखिए, इन्फेक्शियस डिसीज और वायरल डिसीज, जो वायरल डिसीज है, वायरल डिसीज आपकी इन्फेक्शियस डिसीज भी हो सकती है। ठीक है, कोई भी डिसीज जो कि पैथोजन से फैले, पैथोजन समझते हैं ना, डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड पैथोजेंस। ठीक है, तो कोई भी डिसीज जो पैथोजन से फैल रही है वो आपकी क्या होंगी, वो आपकी इन्फेक्शियस डिसीज होंगी। और वायरल डिसीज, वायरस क्या है, एक पैथोजन है, तो ये जो वायरल डिसीज है एक इन्फेक्शियस डिसीज की सब कैटेगरी है। बात समझ रहे हैं? इन्फेक्शियस डिसीज जो पैथोजन से फैलती है, पैथोजन का मतलब होता है डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और वायरस एक डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, इसलिए वायरल डिसीज इज अ सब कैटेगरी ऑफ इन्फेक्शियस डिसीजेस। ठीक है, चलिए, हाँ भाई आप रेडी है, मैं क्वेश्चन पूछूं आपसे? फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइएगा। सबसे पहले, विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफॉइड? विच टेस्ट इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन ऑफ टाइफॉइड? जल्दी से कौन सा टेस्ट यूज? वेरी गुड, एक आंसर आ गया मेरे पास। वाइडल टेस्ट, वैष्णवी, श्वेता, चिराग, नम्रता। वेरी गुड, कौशिक, वेरी गुड। ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं। वाइडल टेस्ट इज यूज फॉर द डिटेक्शन ऑफ कौन सा? टाइफॉइड। हाँ भाई, सेकंड क्वेश्चन है, नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया। निमोनिया का कॉजल ऑर्गेनिज्म का नाम बताइए जल्दी से। कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया दो बताए थे ना मैंने। वेरी गुड, रौनक। अरे सौम्या गलती होगी बेटा, वायरस नहीं है, बैक्टीरिया है। वैष्णवी सही है, हाँ हाँ, श्वेता सही है बेटा, बिल्कुल सही। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, पूरा नाम याद रखिएगा क्योंकि ये सेकंड यूनिट में बहुत ज्यादा आपको पढ़ने को मिलेगा। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजाई इज अ कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ निमोनिया। ठीक है, चलिए अब थर्ड क्वेश्चन है, जो निमोनिया में लिप्स और जो नेल्स हैं और फिंगर टिप्स हैं ये ब्लू क्यों हो जाते हैं? वाई नेल्स एंड फिंगर टिप्स एंड लिप्स
of patient turned blue in color in pneumonia? बताइए। हाँ सौम्या आप सही है बेटा, आपका स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। चलिए फटाफट से आंसर दीजिए। ब्लू कलर के क्यों हो जाते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन। वेरी गुड नम्रता। O2 की कमी, कौशिक, चिराग, सौम्या, वेरी गुड। ठीक है, किसके कारण हो जाते हैं? ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड। ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होने के कारण ये आपके ब्लू से हो जाते हैं लिप्स और फिंगर टिप्स और नेल्स। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है आपका। लास्ट क्वेश्चन है कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड में कॉजल ऑर्गेनिज्म क्या है? नेम द कॉजल ऑर्गेनिज्म ऑफ कॉमन कोल्ड। जल्दी से, प्रीति कांगड़ी आंसर नहीं दे रही है भाई। वेरी 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 गुड। सौम्या, वैष्णवी, रौनक, नम्रता, श्वेता, कौशिक। ठीक है, आप सभी के आंसर सही हैं बेटा। ठीक है, आंसर बिल्कुल सही है। और आंसर सही क्या है आपका? राइनो वायरस। राइनो वायरस आपका ऐसा वायरस है जो कि कॉमन कोल्ड को के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। चलिए कल मिलते हैं चिकनगुनिया और अदर आपकी डिसीजेस के साथ। इन्हें याद करिएगा, नोट सेंड कर दूंगी आपको, तो वो बना लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद आपका फिजिक्स का बैच है 5 बजे से, उसे अटेंड करिए और अपना जो डेटा है वो बचा के रखिए। ठीक, चलिए जय हिंद, गुड बाय बेटा। गुड बाय बाय बाय।